Hello everyone, welcome to our YouTube channel SSIT Gandhinagar, and today we will discuss on lecture number 2 of Unit 5 Air Transportation, which name is Classification, Importance and Purpose. तो दोस्तों आज हम बात करने वाले कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उसके यूनिट 5 एयर ट्रांसपोर्टेशन के लास्ट लेक्चर के बारे में। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने एयर ट्रांसपोर्टेशन पे एक लेक्चर बनाया था जिसमें हमने क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, एयर कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, मास्टर प्लान के बारे में भी डिस्कस किया था। और आज के इस लेक्चर में हम और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और पॉइंट है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रनवे क्या होता है, साइट सिलेक्शन किस हिसाब से होता है। ठीक है, एयरपोर्ट है उसकी कैटेगरीज क्या होती है, टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट है, कौन कौन से टाइप के एयरपोर्ट है, उसके साथ साथ जोनिंग लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस हिसाब से हम सिलेबस देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं तो विंडोज डायग्राम, रनवे ओरिएंटेशन, टैक्सी वे है क्या, एप्रोन क्या है, टर्मिनल बिल्डिंग, मार्किंग एंड लाइटिंग ऑफ ऑन रनवे, टैक्सी वे एंड एप्रोन, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगले लेक्चर में हमने ये सब टॉपिक कवर किए थे। आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक के बाद हमारा जो यूनिट 5 है एयर ट्रांसपोर्टेशन का वो यहाँ पे कंप्लीट होगा। सो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक समझा दूँ कि ICAO है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन पर्पज क्या है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन एजेंसी के थ्रू कि जो एक कॉडिफाई करता है प्रिंसिपल और टेक्निक्स के थ्रू जितने भी इंटरनेशनल एयर नेविगेशन है उसका प्रॉपर प्लानिंग करता है, और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट है उसको सेफ और ऑर्डरली उसका ग्रोथ हो, इस हिसाब से उसका डेवलपमेंट हो, इस हिसाब से इस एजेंसी को बनाया गया है। ठीक है, सो जिस हिसाब से द इंटरनेशनल सिविल एविएशन organization is an agency of the United Nations, codify the principle and technique of the international air navigation, and foster the planning and development of the international air transport to the ensure safe and orderly growth. सो बेसिकली टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट के बारे में बात करें तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट है, हमने कैटेगरीज के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन किया तो वो तो हम सबको पता है कि ICAO के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से, इस हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं। बट एयरपोर्ट को मैं क्लासीफाई करूँ तो वो 3 मेजर टाइप में क्लासीफाई होगा, जिसके टाइप से इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट और रीजनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो हम सबको पता है कि हमारे कंट्री में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कितने डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और कितने रीजनल एयरपोर्ट है। बट हम देखें तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम सबको पता है कि हांगकांग है, जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे एक इमेज दिखाई हांगकांग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके बाद चाइना में भी जो एयरपोर्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इस हिसाब से रीजनल एयरपोर्ट यहाँ का यहाँ मैंने दिखाया है कि ये जो पोर्शन है, ये जो इमेज है वो US का एक रीजनल एयरपोर्ट दिखाया गया है। ठीक है, ये जो एयरपोर्ट है वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, ये जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हम सबको पता है कि अहमदाबाद में है, राजकोट है हमारा जो गुजरात के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी दिखाया गया है। उसके बाद बॉम्बे है, दिल्ली है, चेन्नई है, इंडियाज़ में यहाँ सब इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। तो इस हिसाब से हम टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं एयरपोर्ट को। फैक्टर के बारे में बात करें तो फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्टिंग ऑफ साइट ऑफ फॉर एयरपोर्ट की, जब मैं एयरपोर्ट की साइट सिलेक्ट करूँ, कोई भी जगह पे मुझे एयरपोर्ट बिल्ड करना है या कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ एडवोकेट एरियाज, कि एडवोकेट लैंड और एडवोकेट एरियाज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, एसेसिबिलिटी होनी चाहिए मैक्सिमम, वहाँ की टोपोग्राफी, सॉइल कंडीशन और ड्रेनेज वो प्रॉपर होनी चाहिए, वो भी डायरेक्टली अफेक्ट करेगी, टोपोग्राफी है या सॉइल कंडीशन है और ड्रेनेज है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल वो भी डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, वहाँ का ट्रैफिक वॉल्यूम और किस टाइप का ट्रैफिक है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्रॉस विंड कंपोनेंट, क्रॉस विंड कंपोनेंट हम आगे विंड रोज डायग्राम देखेंगे। तो जो विंड ओरिएंटेशन होता है वो एयरपोर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस हिसाब से क्रॉस विंड कंपोनेंट जो फैक्टर है वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा साइट सिलेक्शन को। प्रॉक्सिमिटी ऑफ एयरवेज, सेफ्टी फैक्टर और रिवेन्यूज, तो इस इन सब फैक्टर जब हम एयरपोर्ट का साइट सिलेक्शन करेंगे तो ये सब फैक्टर के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। दोस्तों जोनिंग लॉ के बारे में डिस्कस करें, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जोनिंग लॉ बेसिकली क्या है
कि हमने साइट सिलेक्शन कर दिया कोई जगह पे, बट साइट सिलेक्शन के साथ साथ हमको जोनिंग लॉज इसके हिसाब से कोई भी एरियाज के हिसाब से देखना पड़ेगा. सो द रेस्ट्रिक्शन to the development of the area surrounding the airport so that no structure protrudes above the obstruction clearance line are called zoning law. मतलब कि मैं इस हिसाब से हमारा जो एरियाज है वो सिलेक्शन करूँ एयरपोर्ट का, ठीक है. और उसके साथ साथ जो रेस्ट्रिक्शन होते हैं, डेवलपमेंट रेस्ट्रिक्शन, कि मेरा एरिया है एयरपोर्ट का तो उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, उसका वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होने चाहिए. जो एयरवे होता है उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए. तो जो जो क्लियरेंस लाइन है वो क्लियर होनी चाहिए. तो अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन ना आए उस हिसाब से स्ट्रक्चर का मैनेजमेंट उस एरिया में होगा, उस जोन में होगा. और उस जोन के लिए एयरपोर्ट के हिसाब से हम लॉ बनाते हैं, उसको हम जोनिंग लॉस बोलेंगे. तो बेसिकली जोनिंग लॉ, these are two types of zoning law. First one is height zoning law and second one is land use zoning law. height zoning law हमको पता है कि height के हिसाब से जो हमारा एरोप्लेन है वो टेक ऑफ करता है तो उसके हिसाब से क्लियरेंस जो बिल्डिंग का होना चाहिए आसपास के सराउंडिंग एरियाज में वो होना चाहिए. दूसरा कि लैंड यूज, कि जिस एरियाज में हम एयरपोर्ट बनाते हैं तो उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस या कुछ और चीज़ें हैं वो थोड़ी दूर होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से नॉइज़ आने वाला है एयरपोर्ट के हिसाब से. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना पड़ेगी. तो ये सब है लैंड यूज जोनिंग. तो ये दोनों फैक्टर है वो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे. तो ये जो है वो जोनिंग लॉस की थियरी है. सेकंड है एयरपोर्ट ऑब्स्ट्रक्शन एंड इमेजिनरी सरफेस, कि कोई भी जगह पे हम एयरपोर्ट है तो उसका हम ऑब्स्ट्रक्शन के हिसाब से क्लासीफाई करें. सो ऑब्स्ट्रक्शन टू सेफ एयर नेविगेशन आर ब्रॉडली क्लासीफाइड टू टेक टू कैटेगरी. फर्स्ट वन किस हिसाब से ऑब्स्ट्रक्शन होता है कि पहला कि ऑब्जेक्ट प्रोट्रूडिंग अबव सर्टेन इमेजिनरी सरफेस, कि कोई भी इमेजिनरी सरफेस पे ऑब्जेक्ट प्रोट्रूड होना. और दूसरा कि ऑब्जेक्ट एक्सीडिंग द लिमिट हाइट अबव द ग्राउंड सरफेस इन अप्रोच जोन, कि कोई भी अप्रोच जोन है उससे उसको वो जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी लिमिट एक्सीड कर देता है, ठीक है. तो ये जो दो एयरपोर्ट के ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको इमेजिनरी सरफेस के साथ समझना जरूरी है. तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे सर्कल दिया है तो उसको मैं कॉनिकल एरिया बोलूँगा. और ये जो मेरा एरिया है तो वो मेन ट्रांजिशनल एरिया है जहाँ पे दोनों तरफ अप्रोच दिए गए हैं. तो फॉर एग्जांपल ये एंड अप्रोच है और ये टेक ऑफ क्लाइंबिंग है. तो यहाँ से मेरा जो एरोप्लेन है वो एयरक्राफ्ट है यहाँ से टेक ऑफ क्लाइंबिंग करेगा, यहाँ से लैंडिंग करेगा. तो ये जो मेरा जोन है वो दोनों अप्रोच जोन है. तो यहाँ पे जो अप्रोच जोन है वहाँ पे मैं प्लानिंग के हिसाब से देखूँ तो ये जो इनर अप्रोच है और ये जो एरियाज है इनर अप्रोच में इंडक्ट होगा उसको मैं इनर हॉरिजॉन्टल बोलूँगा. इनर हॉरिजॉन्टल को मैं इस सेक्शन में प्लान के हिसाब से मैं समझूँ तो ये जो अप्रोच है और ये जो टेक ऑफ है ये अप्रोच वाला एरिया है यहाँ पे, और ये टेक ऑफ वाला एरिया है यहाँ पे, और ये ट्रांजिशनल एरिया है, और ये कॉनिकल और इनर एरिया है, ठीक है, ओरिजेंटल सेक्शन ए के हिसाब से. तो इस हिसाब से मेरा जो ऑब्स्ट्रक्शन और लिमिटेशन है वो अप्रोच की ये जो हाइट है वो पहले से डिसाइडेड होनी चाहिए. और इसका कोई भी इमेजिनरी सरफेस के हिसाब से यहाँ से कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए. तो ये जो इमेज है उसके हिसाब से हम एयरपोर्ट ऑब्स्ट्रक्शन और इमेजिनरी सरफेस को समझ सकते हैं. सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरी इज विंड रोज डायग्राम. विंड रोज डायग्राम बेसिकली क्या है कि कोई भी स्ट्रक्चर है उसको समझना है मुझे, ठीक है. तो स्टडी ऑफ विंड रोज जो है उसकी हेल्प के हिसाब से कोई भी एयरपोर्ट हम बनाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे रनवे का और ओरिएंटेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है. तो अगर मुझे कोई जगह पे मोस्ट सूटेबल ओरिएंटेशन मुझे देखना है एयर के हिसाब से, एयरवे के हिसाब से और रनवे के हिसाब से, तो उसके लिए मुझे विंडरोज डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है. तो विंडरोज डायग्राम है वो डायरेक्टली रनवे की कैपेसिटी फाइंड करने में, उसका रनवे की कैपेसिटी को एस्टिमेट करने में भी यूजफुल है.
और रनवे ओरिएंटेशन फाइंड करने भी यूजफुल है। बट रनवे ओरिएंटेशन क्या है, तो उसके लिए मैं पहले समझाता हूँ विंडोज डायग्राम। सो बेसिकली थ्री विंड कैरेक्टरिस्टिक namely direction, duration and intensity can be graphically represented by a diagram are known as Windrose diagram। कि जो हमारी तीन विंड की कैरेक्टरिस्टिक है, पहली है कि विंड की डायरेक्शन क्या होगी, दूसरे विंड का विंड की ड्यूरेशन क्या है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और तीसरा है इंटेंसिटी यानी कि विंड स्पीड। ठीक है, ये तीनों चीज को मैं ग्राफिकली मैं एक डायग्राम में मैं रिप्रेजेंट करूँ तो उस डायग्राम है उसको मैं विंडरोज डायग्राम करूँ बोलूँगा। क्यों विंडरोज डायग्राम बोलूँगा, क्योंकि जो विंडोज डायग्राम है उसका जो इरेगुलर शेप है, जब हम विंडोज डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसका जो इरेगुलर शेप है वो इरेगुलर शेप आर रिसेंबलिंग अ रोज, कि रोज के जैसा उसका रिसेंबलिंग होता है, तो इसके हिसाब से मैं इसको विंडोज डायग्राम बोलूँगा। सो बेसिकली विंड डेटा शुड यूजुअली बी collected for a periods of at least 5 years so as to obtain an average data with sufficient accuracy के साथ हम फाइंड कर सकते हैं। सो विंडोज डायग्राम कैन बी प्लॉटेड इन टू टाइप्स। First one is showing direction and duration of wind, and second one is showing direction, duration and intensity of wind। तो ये दोनों चीज़ें को शो करने के लिए विंडोज डायग्राम होता है। डायरेक्शन और ड्यूरेशन टाइप वन, तो यहाँ पे मैंने टाइप वन का डायग्राम ड्रॉ किया है। तो हम सबको डायरेक्शन के बारे में पता है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ है, वेस्ट है और ईस्ट है। इसको मैं ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। और इसको मैं और भी डिवाइड कर दूंगा चार और पार्ट में, कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में है साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में है साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है नॉर्थ वेस्ट। और इसको भी मैं दो एक दो और पार्ट में डिवाइड करूंगा सब जगह सब इस डायरेक्शन को। तो इस हिसाब से मैं यहाँ से क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, ठीक है। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो मुझे डायरेक्शन मिलेगी वो मिलेगी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, जिसको मैं इंडिकेट करूँगा NNE से। सेम चीज़ यहाँ पे कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं जो जितने भी सर्कुलर एरिया है, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या चीज़ दिखाता है, तो वो इंडिकेट करता है ड्यूरेशन। दूसरा है कि यहाँ से 3, 6, 9, 12 सेम टाइप 2 में भी ये जो सर्कुलर पॉइंट है, जितने भी सर्कल है वो ड्यूरेशन इंडिकेट करेंगे। दूसरा है कि जो ये जो लाइन्स है, ठीक है, वो लाइन इंडिकेट करेगा उसके डायरेक्शन। तो हमने यहाँ पे सब डायरेक्शन देख ली, सर्कुलर पॉइंट से हमने ड्यूरेशन देख ली, डायरेक्शन और ड्यूरेशन को मैंने ग्राफ कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं स्पीड को एक एक सर्कल पे ड्यूरेशन और डायरेक्शन के पॉइंट पे जब मैं स्पीड को इंडिकेट करूँगा या पुट करूँगा तो वो ड्यूरेशन वाइज मुझे स्पीड इंडिकेट होगी। तो उस स्पीड को मैं ड्रॉ करने जाऊँ तो वो स्पीड मुझे इस हिसाब से ड्रॉ होगी। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं टाइप 2 में कोई भी एक ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर टेम्पलेट लेना है, उसके ऊपर हमको ड्रॉ करना है। तो सर्कल ड्यूरेशन इंडिकेट करेंगे, ये डायरेक्शन इंडिकेट करेगा रेगुलर लाइन, ठीक है, और इसके ऊपर हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इस ग्राफिकल रिप्रेजेंट को हम विंडोज डायग्राम बताएंगे, जो तीन डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ साथ ये हमको रनवे ओरिएंटेशन भी दिखाता है, उसके साथ साथ रनवे की कैपेसिटी है उसका भी एस्टिमेशन हम विंडोज डायग्राम के साथ कर सकते हैं। तो इसका ये यूज है। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एन एयरपोर्ट लेआउट। एयरपोर्ट का लेआउट क्या है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट है। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया है, ठीक है। तो ये जो मेरा जो हाईवेज है वो हाईवेज के साथ साथ मेरा एयरपोर्ट कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रोड्स है, ठीक है, तो इसको मैं रनवे बोलूँगा। रनवे के साथ साथ यहाँ पे जो कुछ एरोप्लेन है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक पूरा डायग्राम और पूरा लेआउट यहाँ पे दिखाया है। तो वो लेआउट को हम समझेंगे आगे वीडियो में। उसके पहले मैं कंपोनेंट को लिस्ट आउट कर देता हूँ कौन कौन से कंपोनेंट है। सो पहला है रनवे, दूसरा है टर्मिनल बिल्डिंग, तीसरा है एप्रोन, फोर्थ है टैक्सीवे,
5th है एयरक्राफ्ट स्टैंड, 6 है हैंगर, 7 है कंट्रोल टावर और 8 नंबर पे है पार्किंग। तो इस हिसाब से टोटल 8 लेआउट है जिसको कंपोनेंट है जिसको हम लेआउट में इंडिकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले रनवे के बारे में डिस्कस करें, रनवे क्या है। सो हमने सभी ने रनवे कहीं ना कहीं देखा ही है। तो रनवे इज द एरिया वेर ऑन एयरक्राफ्ट लैंड और टेक ऑफ, जहाँ पे जो हमारा एरोप्लेन है वो लैंड हो रहा है या तो टेक ऑफ हो रहा है, उस एरियाज को मैं रनवे बोलूँगा। So it can be grass or pig dirt or a hard surface such as asphalt or concrete। या तो वो ग्रास का भी हो सकता है, या तो वो हार्ड सरफेस भी हो सकता है, या तो हम आसफाल्ट और कंक्रीट का भी बना सकते हैं। Runway have a specially marking on them to help a pilot in their air to tell that it's a runway एंड नॉट अ रोड, कि वहाँ पे इस हिसाब से मार्किंग किया जाता है रनवे पे। तो पायलट इंडिकेट कर सकता है कि ये जो है वो रनवे है, एयरक्राफ्ट का रनवे है, कि नॉर्मल रोड नहीं है। ठीक है, तो हम नॉर्मल रोड को और रनवे को डिफ्रेंशिएट करने के लिए वहाँ पे मार्किंग होता है। एंड टू हेल्प देम व्हेन देर आर लैंडिंग और टेक ऑफ, कि जब भी वो लैंडिंग और टेक ऑफ करे तो इसको उनको पता चले कि उस मार्किंग के हिसाब से कि ये रनवे है। सो बेसिकली जो रनवे मार्किंग होती है वो फाइट होती है। मोस्ट रनवे हैव अ नंबर ऑन द एंड, कि जो रनवे होता है उसके एंड पे नंबर दिया होता है। और दूसरा है कि द नंबर इज द रनवे कंपास डायरेक्शन, कि रनवे है उसकी जो कंपास डायरेक्शन है उसका नंबर वहाँ पे इंडिकेट होता है। फॉर एग्जांपल रनवे नंबर 36 विल बी पॉइंटिंग नॉर्थ और 360 डिग्री। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 36 लिखा है तो ये इंडिकेट करेगा नॉर्थ डायरेक्शन 360 डिग्री। ठीक है, सम एयरपोर्ट हैव अ मोर देन वन रनवे गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। बहुत सारे एयरपोर्ट पे एक से ज़्यादा रनवे होते हैं एक ही डायरेक्शन में। सो दे एड लेटर टू द एंड ऑफ द नंबर, आर फॉर राइट, सी फॉर सेंटर एंड एल फॉर लेफ्ट। सी, आर और एल, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक दो रनवे है, ठीक है, तो यहाँ से इंडिकेशन होगा आर का, एल का। ठीक है, तो मिडल, सेंटर, लेफ्ट और राइट को हम इंडिकेट कर सकें। टर्मिनल बिल्डिंग के बारे में डिस्कस करें तो बेसिकली टर्मिनल बिल्डिंग क्या है। तो टर्मिनल बिल्डिंग एयरपोर्ट का टर्मिनल है, वहाँ पे जो बिल्डिंग है, जो स्पेस है, वहाँ पे हम पैसेंजर वहाँ पे बोर्ड कर सकते हैं अलाइट फ्रॉम द फ्लाइट्स। This building house all the necessary facility for a passenger to check in their luggage, clear the customs, and have a longitude to wait for before disembarking. The terminal can house cabs, lounge and bar to serve a waiting area for a passenger। ठीक है, और उसके साथ साथ वहाँ पे टिकट काउंटर होता है, लॉजिज होती है चेक इन के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, सिक्योरिटी चेक होता है, कस्टम के लिए फैसिलिटीज़ होती है। सो जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज जो एयरपोर्ट पे दी जाती है उसको हम टर्मिनल, जो बिल्डिंग पे दी जाती है उसको हम टर्मिनल बिल्डिंग बोलेंगे। सो लार्ज एयरपोर्ट कैन हैव मोर देन वन टर्मिनल दैट कैन connected to one another through linkway such as walkway, sky bridge and terms, and smaller airport usually only one terminal that house all the required facility। सो हम सबको पता है कि अगर इंटरनेशनल बहुत सारे एयरपोर्ट है वहाँ पे 2 या 3 टर्मिनल बिल्डिंग है जिसको हम वॉकवे या स्काई ब्रिज के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और जहाँ पे स्मॉल एयरपोर्ट है, ठीक है, तो वहाँ पे सिंगल फैसिलिटीज़ के साथ टर्मिनल बिल्डिंग होता है। तो यहाँ पे हम टर्मिनल बिल्डिंग को इस हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जो लोडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो ये 2 प्लेन की डायरेक्शन में है। ठीक है, लोडिंग प्लेटफॉर्म, तो उसके साथ साथ यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर है उसका प्लान दिया गया है कि ये जो एयरलाइन ऑफिस है, यहाँ पे वेदर रिपोर्ट के लिए ऑफिस है, फर्स्ट एड बॉक्स के लिए ऑफिस है। यहाँ पे फ्यूचर में अगर मुझे एक्सपेंड करना है बिल्डिंग को तो ये एक्सपेंशन के लिए जगह दी हुई है। ठीक है, इनकम बैगेज, जो बैगेज होता है उसके लिए यहाँ पे शॉप दी है। उसके साथ साथ यहाँ पे कॉन्कोर्स है, उसके वो जो स्पेस दी गई है। ठीक है, फ़ोन कॉल के लिए कॉरिडोर है, कैफ़े है, किचन है, और एक्सप्रेस एंट्री के लिए भी प्रोसेस है, बैगेज है, किचन स्टोर है, रिसीविंग है, रिसीविंग के लिए बैगेज के लिए, और एम्प्लॉयज़ के लिए वॉशरूम की फैसिलिटीज़ है। तो ये सभी फैसिलिटी टर्मिनल बिल्डिंग में होती है।
जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। एप्रोन के बारे में बात करें तो एप्रोन यानी कि अगर मेरा एयरक्राफ्ट है उसको मैं बिफोर, अगर मैं टेक ऑफ करने से पहले या लैंडिंग होने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए जो मैं पार्किंग में रखूँगा उसको मैं एप्रोन बोलूँगा। तो उस एप्रोन क्या होता है कि एयरक्राफ्ट एप्रोन आर द एरिया वेयर द एयरक्राफ्ट पार्क, जहाँ पे एयरक्राफ्ट पार्क होता है। एप्रोन आर ऑल्सो समटाइम कॉल्ड रैम्प, एप्रोन को हम रैम्प भी बोलते हैं। सो they vary in a size from areas that may hold 5 or 10 small plane to their very large that major airport have। कि अगर मेजर एरिया है तो वहाँ से हम मैक्सिमम प्लेन वहाँ पे अप्रोन में रख सकते हैं, पार्क कर सकते हैं। और स्मॉल है तो वहाँ पे 5 से लेके 10 प्लेन पार्क हो सके इतनी फैसिलिटीज़ होती है। तो यहाँ पे मैंने इमेज के साथ दिखाया गया है कि ये रनवे है, ठीक है। तो रनवे के पहले ये जो पॉइंट है तो इसको मैं एप्रोन बोलूँगा, जहाँ पे मेरा जो प्लेन है वो पार्क होगा। एप्रोन से निकल के ये टैक्सीवे के थ्रू में रनवे पे प्लेन जा सकता है। तो यहाँ पे इस हिसाब से फैसिलिटीज हम देख सकते हैं। टैक्सीवे क्या किसको बोलते हैं? तो टैक्सीवे बेसिकली क्या है कि टैक्सीवे इज अ पाथ ऑन एन एयरपोर्ट connecting runway with ramp, hangar, terminal and other facility. They mostly have a hard surface such as asphalt or concrete, although smaller airport sometimes use gravel or grass. अगर स्मॉलर एयरपोर्ट है तो वहाँ ग्रावेल और ग्रास का ये टैक्सी वे होता है। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, ये मेरा रनवे है और ये मेरा टैक्सी वे है। और यहाँ पे हैंगर है या तो कोई एयरक्राफ्ट पार्किंग के लिए फैसिलिटी है जिसको हम रैम्प बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये जो फैसिलिटीज है, ये रैम्प है या तो हैंगर है, ठीक है। यहाँ पे हैंगर है, ठीक है। तो ये सब फैसिलिटीज है, उसके साथ जो रोड कनेक्टेड होता है उसको हम टैक्सीवे बोलते हैं। और इस टैक्सीवे के थ्रू हम रनवे तक जा सकते हैं। तो ये इमेज है, आपको क्लियरली हम समझ सकते हैं टैक्सीवे रनवे को, ठीक है। तो ये है रनवे और ये है टैक्सीवे, जिसको हम इस हिसाब से ड्रॉ करेंगे। तो दूसरा दोस्तों, हमने एयरक्राफ्ट स्टैंड के बारे में देखे तो उसको हम हैंगर भी बोलेंगे। सो अ पोर्शन ऑफ एन एप्रोन डिजाइनेटेड एज एन टैक्सीवे एंड इंटेंडेड टू प्रोवाइड असिस्ट टू एयरक्राफ्ट स्टैंड ओनली। तो एयरक्राफ्ट स्टैंड ऑन के लिए जो फैसिलिटीज है, कंट्रोल टावर है कि जहाँ पे एयरफील्ड होता है, एयरफील्ड विच आर एयर ट्रैफिक इज कंट्रोल बाय रेडियो एंड ऑब्जर्व फिजिकल एंड बाय रडार, की एयरक्राफ्ट को फिजिकली और रडार के थ्रू कंट्रोल करने के लिए और एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जो टावर कनेक्टेड होता है एयरफील्ड पे उसको हम कंट्रोल टावर बोलेंगे। पार्किंग इज अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द एयरपोर्ट एट विच व्हीकल पार्क, जहाँ पे कोई व्हीकल पार्क करते हैं एयरपोर्ट पे आने के लिए, ठीक है। तो उसको मैं पार्किंग बोलूँगा। तो ये सब कंपोनेंट है लेआउट के, ठीक है, एयरपोर्ट के अंदर। रनवे ओरिएंटेशन के बारे में बात करें तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो बेसिकली रेक्टेंगुलर एरिया ऑन अ एरोड्रम यूज फॉर अ लैंडिंग एंड टेक ऑफ, कि जो रनवे क्या है कि जो रेक्टेंगुलर पार्ट है एरोड्रम के में, ठीक है, जो लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए यूज होता है, बट उसका ओरिएंटेशन और डिज़ाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो रनवे ओरिएंटेशन इज एन इम्पोर्टेंट इन एयरपोर्ट प्लानिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो करंट प्रैक्टिस इज टू ले आउट अ रनवे इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रिविलिंग विंड, कि जो भी प्रिविलिंग विंड है उसकी डायरेक्शन में रनवे का लेआउट होना चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है रनवे लेआउट का, कि हम रनवे लेआउट से डिटर्मिनेशन ऑफ रनवे इज अ क्रिटिकल टास्क, कि ये उसका डिटर्मिनेशन है वो बहुत ही क्रिटिकल टास्क है। दूसरा कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सेफ टेक ऑफ एंड अप्रोच, टेक ऑफ के लिए और अप्रोच के लिए हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। द विड्थ ऑफ एंड स्लोपिंग ऑफ द रनवे ऑल्सो प्ले अ रोल इन अ सेफ अप्रोच एंड इट कैन बी एल्यूस्ट्रेट बाय द फिगर इन बिलो। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डाउनलोडिंग स्लोप है डे डायरेक्शन में, तो हम इस हिसाब से हम शो करते हैं। बट लेवल रनवे है तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं। बट और अपलोडिंग स्लोप है तो वो हमको इस हिसाब से नज़र में आएगा। नाइट डायरेक्शन में भी यहाँ पे अगर मेरा प्रॉपर मार्किंग और लाइट होगी तो इस हिसाब से डाउन स्लोप इस हिसाब से दिखाई देगा, लेवल और अप स्लोप। तो इस हिसाब से रनवे जो भी है वो लेवल रनवे में होगा, तो जो पायलट है वो करेक्टली प्रिसाइज कर सकेगा अप्रोच को और एक्यूरेट को, ठीक है।
डाउन होगा तो वो थोड़ा उसका अप्रोच है वो लो दिखेगा, अगर हाई होगा तो उसका अप्रोच है वो हाई लेवल पे दिखेगा। इस हिसाब से ओरिएंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो एज पर एफ डबल ए इंक्लूड ओवर 20 रनवे लेआउट, 20 रनवे लेआउट है जिसको हमने कॉन्फ़िगरेशन में ऐड किया है। अमोंगस्ट देम दे आर 4 बेसिक रनवे पैटर्न, और उन सभी में से हम देखें तो 4 बेसिक रनवे पैटर्न है जिसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है सिंपल रनवे, दूसरा है पैरेलल रनवे, तीसरा है ओपन वी रनवे, और चौथा है इंटरसेक्टिंग रनवे। तो यहाँ पे जो रनवे है, ठीक है, तो उसको हम टाइप्स के हिसाब से डिवाइड करें तो इस 4 पैटर्न में हम उसको बेसिक रनवे को हम डिफाइन कर सकते हैं। पैरेलल रनवे है सिंपल रनवे यानी सिंगल पॉइंट पे जो रनवेज होता है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा रनवेज नहीं होते। पैरेलल रनवे वहाँ पे क्या होता है कि दे आर 4 टाइप्स ऑफ पैरेलल रनवे। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं पैरेलल रनवे एक रनवे के पास दूसरा, ठीक है, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस के साथ कि 2500 या 4000 फीट के डिस्टेंस के बीच में जो रनवे है, ठीक है, तो उसको हम इंटरमीडिएट पैरेलल रनवे बोलेंगे। तो यहाँ पे 400 अप्रोक्स फीट के डिस्टेंस में दो दो रनवे है, ठीक है, तो उसको भी हम पैरेलल रनवे, तो इस हिसाब से हम पैरेलल रनवे सेट कर सकते हैं। दूसरा है ओपन वी रनवे, कि रनवे डाइवर्जिंग फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शन बट डू नॉट इंटरसेक्ट एंड फ्रॉम एन ओपन वी शेप, कि ये जो शेप है उसको ओपन वी शेप में अगर हम वो इंडिकेट करें तो यहाँ पे देखते हैं वी शेप में कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रनवे डाइवर्ज होता है। तो ओपन वी विच डिपेंड ऑपरेशन अवे फ्रॉम द डायरेक्शन, और ओपन वी डिपेंड ऑन द ऑपरेशन टूवर्ड फ्रॉम द डायरेक्शन। तो इस हिसाब से हम इंडिकेट कर सकते हैं। ये जो रनवे है अगर रनवे इंटरसेक्ट हो रहा है अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, तो 2 और मोर रनवे दैट क्रॉस ईच अदर दे आर क्लासिफाइड एज अ इंटरसेक्टिंग रनवे। तो इस हिसाब से हम रनवे को पैटर्न्स के हिसाब से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रनवे ओरिएंटेशन, की जो रनवे ओरिएंटेशन है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, तो बेसिकली विंड है वो मेजर फैक्टर है, वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। एयर स्पेस के लिए अवेलेबिलिटी है। एनवायरमेंटल फैक्टर है कि फॉगी वेदर है या तो वेदर कंडीशन है, वो डायरेक्टली ओरिएंटेशन को अफेक्ट करेगा। ऑब्स्ट्रक्शन टू नेविगेशन, नेविगेशन के लिए ऑब्स्ट्रक्शन है जॉइनिंग लॉ के हिसाब से, और एयरपोर्ट का ऑब्स्ट्रक्शन है इमेजिनरी सरफेस के हिसाब से, वो भी डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की विजिबिलिटी, वाइल्ड लाइफ हैजर्ड्स, जो भी वाइल्ड लाइफ हैजर्ड है कि वो अफेक्ट करेंगे। और टेरेन और सॉइल कंसिडरेशन, कि वो कौन से टेरेन में, प्लेन टेरेन है या रोलिंग टेरेन है, और सॉइल की कंडीशन क्या है, कंसिडरेशन क्या है। सो ये सब फैक्टर है वो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे रनवे ओरिएंटेशन को। तो रनवे ओरिएंटेशन के बाद रनवे लाइटिंग के बारे में बात करें तो रनवे पे जो लाइटिंग होती है वो नाइट विजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, कि नाइट विजन में जो लाइटिंग होती है उसके थ्रू हम एक्सीडेंट को से बच सकते हैं एयरक्राफ्ट के। सो बेसिकली these light are used to assist pilot in to identify the runway, कि अगर यहाँ पे लाइटिंग है तो पायलट है वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि यहाँ पे रनवे है। दूसरा है कि ग्रीन थ्रेशोल्ड लाइट जो है तो लाइन द रनवे एज, की जो रनवे एज की लाइन है वहाँ पे जो लाइट होती है उसको हम ग्रीन थ्रेशोल्ड लाइट बोलेंगे। रेड लाइट क्या है, मार्क द एंड ऑफ द रनवे, कि एंड ऑफ द रनवे है उसका वहाँ पे रेड लाइट होती है वो इंडिकेट करता है। और ब्लू लाइट करता है कि रनवे अलोंग टैक्सीवे, कि जो रनवे है वो टैक्सीवे के अलोंग है तो उसको हम ब्लू लाइट से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो जो रनवे एज की लाइट है उसको ग्रीन, एंड में है यहाँ पे दोनों साइड तो वहाँ पे रेड, और जो टैक्सी है उसके अलोंग साइड जो लाइटिंग होगी तो वो ये जो लाइटिंग होगी वो ब्लू लाइटिंग होगी। तो यहाँ पे ग्रीन और ब्लू लाइट से हम इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो रनवे लाइटिंग है। बेसिकली रनवे लाइटिंग यहाँ पे हमने देखा है कि ये जो एंड ऑफ रनवे है तो वो लाइट रेड लाइट से इंडिकेट है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरफ रेड लाइट दिखाई दे रही है, उसके साथ ग्रीन लाइट होगी और ब्लू लाइट होगी टैक्सी के आसपास। रनवे साइन क्या है कि वेरियस काइंड ऑफ रनवे साइन आर ऑल्सो यूज इन द फैसिलिटेशन
कि अलग अलग साइन के साथ हम रनवे का जो हमारा एयरपोर्ट का जो एयरक्राफ्ट आते हैं लैंड ऑफ है लैंड करते हैं या टेकऑफ करते हैं, उसका जो प्रोसेस है हम साइन के साथ उसको इजी कर सकते हैं उस प्रोसेस को। सो दे आर डिफर अकॉर्डिंग टू दैट पर्पज एंड एक्शन के साथ साथ अलग अलग होता है। सो बेसिकली ये सब साइन है जो हम एयरपोर्ट के में यूज़ करेंगे। बी के हिसाब से ये जो साइन है तो वो टैक्सीवे का लोकेशन दिखा रहा है कि आइडेंटिफाइड टैक्सीवे ऑन विच एयरक्राफ्ट एक्यूरेट। ठीक है, ये जो साइन है वो नो एंट्री का साइन है। ठीक है, ये जो साइन है वो टैक्सीवे डायरेक्शन है, ये रनवे डायरेक्शन है, ये 22 है तो वो आउटबाउंड डेस्टिनेशन है। ठीक है, इस हिसाब से रनवे सेफ्टी एरियाज है, जोन बाउंड्री है, क्रिटिकल एरिया ऑफ द बाउंड्री को हम इस हिसाब से साइन कर सकते हैं। तो ये सब साइन है उसका हम मैक्सिमम रनवे साइन में यूज़ करेंगे। सो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने हमारे जितने भी टॉपिक कवर किए सिलेबस के हिसाब से जो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, तो हमने विंडोज डायग्राम देखा, रनवे ओरिएंटेशन देखा, जितने भी एयरपोर्ट है उसके लेआउट के कंपोनेंट देखे। ठीक है, टर्मिनल बिल्डिंग है, टैक्सीवे है, एप्रोन है, रनवे है, मार्किंग के बारे में थोड़ा देखा, रनवे लाइटिंग के बारे में देखा। और इस हिसाब से यहाँ पे हमारा जो यूनिट 5 का लेक्चर 2 है यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो इसके साथ साथ हमारा यूनिट 5 एयर ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है और हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट यहाँ पे जो सिलेबस है जीटीयू सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अगर आपको कहीं पे भी नहीं समझ में आया तो हम ये पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल है और आप पूरे जितने भी यूनिट है वो मटेरियल आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हो और लेक्चर भी हमारे देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।